हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हो सब? आइए एक बार फिर से आपका वेलकम है हिस्ट्री के क्लास में, क्लास 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने पहले वीडियो में बच्चों बास्टिल का पतन, जो रिवॉल्यूशन कैसे हुआ उस पर चर्चा की और ये बात किया कि एक स्टोरी मेथड से हमारी सारी चीजें आगे बढ़ती है। एंड दिखाता है कि आम पब्लिक, जनता की ताकत उसकी सेना पर, बास्टिल पर अटैक करती जहां अस्त्र शस्त्र रखे गए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस पर चर्चा किया। लुई 16 और उसकी रानी और उसकी ऑटोक्रेसी नेचर की बात किया। इन सब विषयों की चर्चा करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनता की कंडीशन कैसी थी, जिसके कारण से जनता एकदम एग्रेसिव होती है और रिवॉल्यूशन करने के लिए, और लुई 16 की जो ताकत है उसके आर्म्स पर हमला करती है। तो हम ये देखेंगे कि जो जनता जीने के लिए संघर्ष करती है वो क्या चीज है, किस प्रकार ये क्रांति सक्सेस होती है और दुनिया को इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो मिला, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का बैकबोन है। आइए देखते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, मतलब जीने के लिए जो जनता संघर्ष कर रही है वो क्या है। आपको पता है कि पॉपुलेशन दिन पर दिन राइज कर रही थी। जो पॉपुलेशन 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 तक आते आते वह पॉपुलेशन 2.8 करोड़, इट मींस 50 लाख पॉपुलेशन 1789 तक आते आते रेज कर गई। कहां पे? फ्रांस में। तो जब पॉपुलेशन रेज करेगी 50 लाख, तो क्या होगा? गुड्स या फूड्स के डिमांड बढ़ेंगे। उस दौर में इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, पॉपुलेशन के बढ़ने से फूड ग्रेन्स की डिमांड्स बढ़ती है। फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने से सो प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो रोटी की कीमत बढ़ गई, ब्रेड की कीमत बढ़ गई। आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमिक्स की थ्योरी लागू होती है बच्चों, कि जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई होती है तो गुड्स की कीमत नहीं बढ़ती है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, बट नेचुरल है, गुड्स की प्राइस हाइक करेगी। और उस दौर में 18वीं सेंचुरी के दौर में लास्ट में एक अजीब सी परिस्थितियां हैं जहां मोनार्की सिस्टम है, निरंकुश शासक है, उसके हाथ में पावर है, फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि किस प्रकार सामंतशाही मूल्यों की स्थापना है वहां पर। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट को ही लाभ होता है, थर्ड स्टेट के पीपुल्स को लाभ नहीं होता है। सो प्राइस ऑफ ब्रेड रोज बट वेजेस वेर नॉट इन पेस विद प्राइसेस। मजदूरी भी बढ़ती है लेकिन उस रेशियो में नहीं जिस रेशियो में गुड्स की कीमत बढ़ती है। अर्थात पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड फूड की ज्यादा होती है, ग्रेन की ज्यादा होती है, लेकिन वो उतना नहीं हो पाता है। वेजेस आम पब्लिक की उतनी नहीं है कि वह अच्छी जिंदगी सुकून से जी सके और रोटी खरीद कर खा सके, क्योंकि रोटी की कीमत भी बढ़ रही थी। तो आम पब्लिक, जनरल पीपल, इट मींस पीजेंट्स की, आर्टिजन्स की, फार्मर्स की कंडीशन और वर्स्ट होती जा रही थी। मतलब पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। आपने देखा होगा कि किस प्रकार बुक में एक पिक्चर दिखाया है कि फ्यूडल गद्दी पर बैठा है और हाथ में एक किसान लेकर के जाता है जिसको गिफ्ट करते हैं। माइलास उसको कहता है कि आप मेरे मालिक हो, ये आपका गिफ्ट उपहार लेकर के जाता है। एक तरह से स्पाइडर को भी दिखाया है। स्पाइडर जानते हैं, जो स्पाइडर जो मकड़ी का जाला बीनता है वो खुद कभी नहीं फंसता है, लेकिन वो सब छोटे छोटे कीड़ों को फंसा देता है। तो यहाँ स्पाइडर कौन है?
वो एरिस्टोक्रेट्स वर्ग, वो फ्यूडल्स, वो राजा का वर्ग जो शानो शौकत से रहता है, छोटे मोटे कीड़े किसान है, आम पब्लिक है, तो उस पूरे मकड़ी के जाला में बुन करके उनको फंसा करके निचोड़ करके खा रहा है, उनकी ब्लड को चूस रहा है, तो जनता क्या करेगी? मरता क्या नहीं करता, पापी पेट का सवाल है। ऐसे कंडीशन में जनता आंदोलन कर रही है, और यहीं पर देखो ग्रोइंग मिडिल क्लास इनमिसेस एंड इनटू प्रिविलेजेस, एक मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। मिडिल क्लास जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस है, किसकी? फर्स्ट स्टेट की और सेकंड स्टेट की, उसकी अंत की बात करता है कि जब तक इनके विशेषाधिकार का अंत नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए, मिडिल क्लास कौन है बच्चों? ये थर्ड स्टेट की वो बिजनेसमैन है, वो बैंकर्स हैं, वो फिलोसोफर्स हैं, खासतौर से बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग जो समुद्र तट के व्यापार से, ट्रेड से, सिल्क के व्यापार के, ऊन के व्यापार से काफी अच्छा पैसा कमाया है और सोसाइटी में अपनी स्टेटस को मेंटेन किया है। तो सेट पीपुल रैपिडली फॉर अवेयरनेस एंड अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम। जनता को सेक कर रहा है, जनता के अंदर वो जोश ला रहा है कि जिससे जनता जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे। तो अदर देन पीजेंट्स एंड वर्कर्स, मतलब अदर देन पीजेंट्स एंड वर्कर्स कौन है? मतलब मिडिल क्लास में अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, द पीपल इन थर्ड स्टेट गॉट एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया व्हिच रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रोथ। जो एजुकेटेड है, बिजनेसमैन की बात किया, बिजनेस क्लास की बात किया, ये सभी वो वर्ग है जो क्रांति के द्वारा लोगों के अधिकारों को दिलाना चाहते हैं, which turned as middle class, इनका नाम पड़ा मिडिल क्लास, मध्य वर्ग कहा गया। और आप यहीं पर देखो, ये जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास के साथ मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले उस समय फ्रांस की क्रांति को हवा देने में, सक्सेस करने में वहां के फिलोसोफर का भी कम योगदान नहीं है। वो दार्शनिक ऐसे हैं, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो जनता को सेक करते हैं अपनी कलम से, अपनी किताबों से, अपनी रचनाओं से, अपने साहित्य से, और लिखते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के अत्याचार के खिलाफ। जनता सरकार कई बार प्रतिबंध लगाने का प्रयास की, लेकिन ये मिडिल क्लास की कलम रुकने वाली नहीं थी। ऐसे कुछ इमिनेंट पर्सनालिटी की बात हम करेंगे। वैसे तो आपके बुक में जीन जैक्स रूसो की बात है, मॉन्टेस्क्यू की बात है, सर जॉन लॉक की बात है, इसके अलावा भी बहुत सारे फिलोसोफर थे, दिदरो, वॉल्टेयर, ये सब फ्रांस की क्रांति के समर्थक थे और जनता को सेक कर रहे अपनी रचनाओं के माध्यम से। आइए, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इससे क्वेश्चन बनता है, ये आप बता सकते हैं। और वो कौन सी कंडीशंस थे जिसमें मिडिल क्लास का इमर्जेंट होता है, यहीं से क्रांति सक्सेस होती है, ये दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब दे सकते हो। एंड तीसरे क्वेश्चन में बात करने जाते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिलोसोफर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में फिलोसोफर्स का क्या योगदान है, उस पर चर्चा करते हैं। रूसो, जिसकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू, जिसकी बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, जॉन लॉक, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। रचनाएं इनकी बहुत लंबी है, लेकिन इन मुख्य रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रूसो खुद अपनी ही रचना में एक जगह कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट बाउंड्स एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। क्यों? जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी कौन सी जाति, कौन सी इकाई है बच्चों, लेकिन जैसे पता चलता है कि वो स्लैब का है, किसान का है, अब वो एक तनाव आ जाता है उस फैमिली में, उस बच्चे के ऊपर, अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डेफनेस के जाल में फंस चुका है। ऐसी तमाम बातें यहीं पर, इसलिए रूसो कहता है प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव से मतलब यहां सरकार से मतलब है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि, अब पीपल से मतलब जनता, किसान, इन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्टैक्ट होता है, तभी बैलेंस होकर के सरकारें चलती हैं।
और सरकार उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान नहीं रखती, उस सामाजिक समझौते का ध्यान नहीं रखती है, वो एपेक्स द बॉडी मोनार्की सिस्टम में जो होती है उसको मेंटेन करती है, अपनी ताकत को मेंटेन करती है और आम जनता का कभी ख्याल नहीं करती है, उनको कभी मिला करती है। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू की तो और क्रांति से भरा हुआ विचार है जो आज की डेमोक्रेसी की एक तरह से फ्रेमवर्क है। क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज में पावर ऑफ सेपरेशन की बात करता है। कौन सी पावर? डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मींस विधायिका, एग्जीक्यूटिव मींस कार्यपालिका, जुडिशरी मींस न्यायपालिका। अर्थात राजा के पावर का सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन। एक व्यक्ति अर्थात किंग के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या है मोनार्की में, लुई 16 या उसके पहले जितने भी राजा हुए वही एग्जीक्यूटिव है, वही लेजिस्लेचर है, वही जुडिशरी है। एक ही व्यक्ति न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब होगी तो जनता के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर तो अत्याचार बट नेचुरल है। और इसलिए कहता है कि पावर ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बने इंप्लीमेंट बॉडी और जुडिशरी वॉच बॉडी, मतलब वॉचिंग जजमेंट जो हुआ है वो जजमेंट को बैलेंस करे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें तीनों के पावर, मतलब गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स होते हैं इन तीनों के पावर सेपरेट होने चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास पावर न हो, एक व्यक्ति के पास पावर होने से वो ऑटोक्रेट होता है। सीधा सीधा मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी ये है कि लुई 16 अर्थात वहां के किंग के पावर को सीज कर दिया जाए, लिमिट में कर दिया जाए और पावर को 3 ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बांट दिया जाए, जिससे लिमिट द पावर ऑफ किंग्स, वो अपने आप कंट्रोल में होगा। और आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देख लो, पार्लियामेंट कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव लागू करती है, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? जजमेंट का काम, डिसीजन का काम, किसी लॉ के मैटर पर डिबेट का काम, ये सारा काम जुडिशरी करती है। तीसरा सर जॉन लॉक, ये और भी आगे बढ़ करके टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 2 निबंध क्या है? रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स। बहुत पहले से इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकेंड ने डिवाइन थियरी का समर्थन किया। क्या है डिवाइन थियरी? कि एक किंग के पास दैविकी पावर होता है, अर्थात उस गॉड के पास इस धरती पर अगर कोई है तो राजा है। और राजा क्या कहता है? आई एम द शैडो ऑफ गॉड। ये डिवाइन थियरी है। उस गॉड के पास अगर इस धरती का कोई दैविकी पावर से संलिप्त है तो किंग है, और जनता को वो मानना चाहिए। इसका सर जॉन लॉक ने इस डिवाइन थियरी का विरोध किया कि इस धरती पर हम सब इक्वल हैं, हम सब मानव के संतान हैं, किसी के पास कोई विशेष स्पेशल नहीं राइट्स है। इसलिए डिवाइन थियरी का टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने विरोध किया। यही सारी चीजें प्रिविलेजेस समाप्त करने की बात हो रही। किसकी प्रिविलेजेस? राजा की बात, राजा की प्रिविलेजेस का ये मिडिल क्लास कर रहा है, इसी मिडिल क्लास के फिलोसफर्स कर रहे हैं। और यहीं से हम देखते हैं बच्चों कि राजा के जब अपने पावर्स को कम नहीं करना चाहता है तो किस प्रकार से क्रांति होती है, क्रांति सक्सेस होती है, बास्टिल का पतन होता है, राजा का पतन होता है और वहां की मोनार्की का अंत होता है और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। इस विषय पर फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, क्या होते हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 2 था, यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देने से कोई भी कंजूसी मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंदित रहिए। थैंक्स वंस अगेन।